हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन शुरू क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। नाइन शुरू क्लासेस के द्वारा चलाए जा रहे सीटेट के क्रैश कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। प्रतिकूल आपको बताना है। प्रतिकूल का मतलब होता है आपका विपरीत। ठीक है, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है आपका विपरीत। यानी कि समावेशी कक्षा में ऐसा कौन सा कथन है जो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के विपरीत है। ठीक है, विपरीत आपको यहाँ पर बताना है या विरुद्ध है। तो बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। अगला है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध जो माहौल है ये भाषा सीखने में सहायक होता है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। तो इनमें से आपका जो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के विपरीत है एक समावेशी कक्षा के दृष्टिकोण से, तो वो डी है कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बच्चों का भाषा विकास जो बेसिकली होता है शीघ्रता से, वो माहौल से, वातावरण से होता है। जितना समृद्ध वातावरण होगा उतना ही अच्छा बच्चों का भाषा विकास होता है। ठीक है, एक वातावरण भाषा के लिए कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आप सभी को पता होगा। जैसे मैं बार बार एक ही उदाहरण देती हूँ कि मान के चलिए कि आप कोई सी नई भाषा सीख रहे हैं। नई भाषा सीखने में जैसे आपने इंग्लिश का यहाँ पर चयन किया, तो इंग्लिश भाषा अगर आपने चूज़ की है, अगर आपका परिवार ऐसा है जो हिंदी बोलता है, आप यहाँ पर इंग्लिश जो है सीखना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी ग्रामर को रट कर आप सीखें, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका माहौल ऐसा होगा जहाँ पर आपको इंग्लिश प्रयोग करने के अवसर मिल रहे होंगे, अपने आप आपकी जो भाषा है इसका विकास हो जाएगा। ठीक, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अगला यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपसे इस तरीके से, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। सपोज करिए कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है, इसमें आप भाषा शिक्षक के रूप में अपॉइंट हुए हैं। आप किस बात का अधिक महत्व देंगे। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, कतई नहीं। बच्चों को व्याकरण सिखाना, अभी आप श्योर नहीं है इसमें। स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, इसमें भी आप श्योर नहीं। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। जैसे कि मैंने कहा है कि भाषा को समृद्ध करने के लिए, भाषा का अगर विकास करना है तो बच्चों को अधिक से अधिक माहौल जो है वहाँ पर दें, अवसर दें, उनको अपनी अभिव्यक्ति का अवसर दें। जितना आप अवसर देंगे उतना ही ज़्यादा उनकी भाषा का विकास होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला यहाँ पर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही, ऐसा क्वेश्चन है ये कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ ना होना। चूंकि कह रही मैंने चाट खाई, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक, उसके बाद फिर मैंने हंसी, तो ये क्या है, व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होने की वजह से शर्मिला ने ऐसा किया है। ठीक है, अब शर्मिला यहाँ पर हंसी का पात्र बन गई। ठीक, अगला यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन क्या है आपसे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा आप सही करेंगे। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन आपका सही होगा। ठीक, तो इनमें से आपका कौन सा कथन सही होगा। व्याकरण शिक्षण अत्यंत क्या है, आवश्यक है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर, कहाँ पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सही रूप में समझना, व्याकरण के नियमों को रटना, ये कभी उद्देश्य नहीं हो सकता है। ठीक है, आप यहीं से बता सकते हैं, लेकिन बाकी दो ऑप्शन पढ़ना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगला देखिए, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। ठीक, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है आपका क्या होगा, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। व्याकरण के नियमों को रटना, ये आपका उद्देश्य नहीं हो सकता है। ठीक है,
अगला देखिए, जो रटने वाले ऑप्शन होंगे ना उनको तो आप पहले से ही रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, इस चीज़ को आप विशेष रूप से याद रखना सीटेट की परीक्षा में। अगला यहाँ पर है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायक होगा। किसमें? भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने, भाषा की प्रकृति, प्रकार और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने। अगला है आपसे व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। ठीक है, तो यहाँ कंठस्थ करना यानी कि वही रटना टाइप का हो गया। यहाँ रटने वाली चीज़ों को आप पहले से काट दीजिए। ठीक है, अगला है आपसे कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने। अब ये बचा है, अगला डी ऑप्शन पढ़िए तो आप समझ जाएंगे कि डी ही करेक्ट है, कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उनका जो है विश्लेषण करने। ठीक, अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि, निगमन विधि, आगमन विधि। तो यहाँ पर बताइए कौन सा सही होगा। भाषा जो आपकी उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित जो विधि है वो आपकी आगमन विधि है। कौन सी है? आगमन विधि। आप लोगों ने कभी ना कभी आगमन विधि को जाना होगा। आगमन जो विधि है इसके प्रतिपादक कौन है? अरस्तु हैं। इस चीज़ को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। आगमन जो विधि है इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर, देखिए कई बार परीक्षा में पूछा जाता है आगमन विधि में आपके जो है किस आपका जो है सूत्र का प्रयोग, शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, ध्यान से सुनिएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। किसकी ओर? ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा आप यहाँ पर याद रखना, विशिष्ट से सामान्य की ओर। किससे? विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। और मूर्त से अमूर्त की ओर जो शिक्षण सूत्र हैं इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मूर्त का मतलब होता है जो आपको दिख रही हैं चीज़ें वो, अमूर्त का मतलब है जो आपको नहीं दिखती हैं। ठीक, अब बात ये आती कि आगमन विधि आखिर में है क्या। तो आगमन विधि एक ऐसी विधि है ना जिसमें विषय वस्तु से संबंधित, मान के चलिए कि आप बच्चों को वर्णमाला पढ़ा रहे हैं तो आप का से कबूतर पर आए, तो का से कबूतर सिखाने के लिए आप सबसे पहले उदाहरण देंगे। ठीक है, और उदाहरणों के आधार पर नियम फिर स्थापित करते हैं। बस इतना आपको खाली इतना याद रखना है। इसीलिए इसमें मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। मूर्त का मतलब है का से कबूतर आप सिखाएंगे बच्चों को तो पहले कबूतर दिखा दीजिए बच्चों को। कैसे दिखाएंगे? आपको फोन में या फिर कहीं अगर कबूतर है तो उसको दिखाइए बच्चों को। इससे क्या होगा कि जो आप बच्चों को क्रिया सिखा रहे हैं उनका जो है ज्ञान, यहाँ पर क्रिया से आप क्या कर रहे हैं? ज्ञान को जोड़ रहे हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, का से कबूतर जब आप सिखा रहे हैं तो बच्चों को उदाहरण दें, उदाहरण के थ्रू फिर आप कबूतर उन बच्चों को सिखाएं, कबूतर उनको दिखाएं। जब आप कबूतर दिखाएंगे तो बच्चों की जो लर्निंग है वो स्थायी हो जाएगी। यहाँ पर आप का से कबूतर, सिर्फ का से कबूतर ही ना सिखाएं, का से कमल भी सिखाएं। बच्चों को कमल का जो है पिक्चर दिखाएं। यहाँ पर जब कमल का पिक्चर दिखाएंगे तो उनकी लर्निंग कैसी होगी? स्थायी होगी। बच्चा का से कबूतर तो भूल सकता है, ये देखिए निश्चित है कि का से कबूतर वो भूल जाएगा, हो सकता है कि भूल जाए का से कबूतर होता है, लेकिन ये नहीं भूलेगा कि कबूतर कैसा दिखता है। ठीक, लेकिन जब आप उसको का से कबूतर सिखा देंगे और दिखा भी देंगे तो उसकी जो लर्निंग है वो बिल्कुल स्थायी हो जाएगी। ठीक, भूलने के चांसेस यहाँ पर बहुत कम रहेंगे। जब हिंदी में वर्णमाला सिखाते हैं आप तो बच्चा सीक्वेंस भूल सकता है कि का से कबूतर होता है, आ से अनार होता है, वो भूल हो सकता है का से अनार बोल दे। लेकिन जब आप बच्चे को पिक्चर के थ्रू समझाएंगे ना तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो सीक्वेंस भूल जाएगा। ये मैं निश्चित रूप से बोल सकती कि सीक्वेंस भूल सकता है बच्चा, मतलब जो क्रम है वो भूल सकता है बच्चा। हो सकता है कि छोटा आ के पहले वो का कह दे, ये सीक्वेंस भूल जाएगा। ठीक, लेकिन जब आप कबूतर दिखा देंगे बच्चे को तो वो फिर कभी नहीं भूल सकता है, फिर वो कभी ये नहीं भूलेगा कि का से कबूतर होता है। ठीक, इस चीज़ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप देखना सीक्वेंस वो उलट पुलट कर देते हैं क्योंकि इतना उनको ज्ञान नहीं होता है, मानसिक रूप से अपरिपक्व होते हैं बच्चे। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बात कर रहे हैं, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर थोड़ी बहुत उनको समझ आ जाती है। और मैं यहाँ पर प्राथमिक स्तर के रूप में आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। यहाँ पर मानसिक अपरिपक्वता होती है जिस वजह से बच्चे जो है सीक्वेंस नहीं बिठा पाते हैं। जैसे आप ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बी फॉर बॉल पढ़ा रहे हैं, बच्चा सीक्वेंस भूल सकता है कि आपका जो है ए आता है पहले कि बी आता है, इसी में घूम जाएगा, सोचता रहेगा ए आएगा पहले कि बी आएगा। लेकिन जब आपने ए फॉर एप्पल सिखाया बच्चे को, ए फॉर एप्पल आपने सिखाया और उसको एप्पल दिखा दिया, उसका चित्र दिखा दिया, अगर आपने पिक्चर दिखा दिया तो मैं गारंटी लेती हूँ बच्चा कभी भी ए फॉर एप्पल नहीं भूल सकता है। सीक्वेंस वो भूल सकता है क्योंकि बच्चा उस टाइम मानसिक रूप से अपरिपक्व है। तो मुझे नहीं लगता कि आगमन विधि अब आप कभी भूलेंगे।
आगमन विधि आप समझ गए होंगे कि पहले आपको क्या करना है, पहले आपको उदाहरण यहाँ पर देने होते हैं। जो आपकी संबंधित विषय वस्तु है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उदाहरण देना पड़ेगा। उदाहरण के आधार पर नियम स्थापित किए जाते हैं। ठीक, आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 1 मिनट आप दीजिएगा। अभी आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। सुरभि अक्सर ड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। आप क्या करेंगे, इनमें से बताइए आप क्या करेंगे। जो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर आप आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, बोलिए। आप क्या करेंगे कि उसे ड़ा वाले शब्दों की सूचना पढ़ने और बोलकर अभ्यास करने के लिए जो है लेंगे। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा इनमें से। अगला यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। अगला कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण, वर्णों का समझना। देखिए आप प्राथमिक स्तर पर हैं तो प्राथमिक स्तर पर क्या विराम चिन्हों का आप यहाँ पर समझाएंगे बच्चों को, या फिर आप पढ़ने में प्रवाह समझाएंगे या अर्थ का निर्माण करेंगे। पहले वर्ण तो पहचान लें बच्चे, तब तो जाके वो आगे चल के क्रिया कर पाएंगे, है ना। पहले आप वर्ण सिखाएंगे प्राथमिक स्तर में। ठीक, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, इतना इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है भी नहीं। अगला यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, पहले मनोरंजक गतिविधियाँ कराना, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो अभी अभी मैंने बताया, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन है भी आगे, लेकिन अब आपको मिल ही गया है। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद नियम बनाते हैं। ठीक है, देखिए आप आगमन से याद रखिएगा, आ से इस तरीके से उदाहरण आप याद रख सकते हैं, और कोई मेथड ही नहीं है। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा कि नियम बाद में आता है। ठीक है, नियम बाद में बनाते हैं। ठीक, जैसे आपको मैं समझा दे रही, अगर आप फल के बारे में समझाना चाह रहे, ये क्या हो गई आपकी विषय वस्तु, आपकी ये हो गई, क्या हो गई, विषय वस्तु हो गई। अब आगमन विधि ये कहती है कि पहले आप जो है क्या करें, बच्चों को फलों के उदाहरण बता दें। उदाहरण क्या है फल के, जैसे आपने कहा आम, फिर आपने कहा पपीता, फिर आपने कहा अमरूद। ठीक है, क्या कहा, अमरूद। फिर आपने क्या कहा फलों में, फिर आपने कहा पाइनएप्पल। ठीक, फिर आपने कहा अनार, क्या कहा, अनार। ठीक, और आपने क्या क्या कहा, पाइनएप्पल तो मैं भूल गई, पाइनएप्पल को हिंदी में अनानास कहते हैं शायद, है ना। तो उस चीज़ को आप देख लीजिएगा अपना। तो आपने क्या किया, पहले उदाहरण दिए बच्चों को। ठीक, उदाहरण दिए। अब आप ये बताएंगे नियम में क्या होगा, बच्चों को ये बताएंगे कि फलों की क्या विशेषताएं हैं, ये आप सिखाएंगे बच्चों को। ठीक, इस चीज़ को अब आप समझ गए होंगे। मूव करते हैं हम आगे, जो कि क्वेश्चन है आपसे कि भाषा के व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो भाषा के व्याकरण की समझ को किस तरीके से आंकना चाहिए बताइए आप लोग। तो संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, सिंपल सी बात है ये तो। अगला यहाँ पर देखिए, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है क्या है, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, भाषा प्रयोग में अतिशुद्धतावादी होना, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद रखना, व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। तो बताइए क्या होगा, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है कि भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। ओके, अगला यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। अगला आपसे कि अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है छपी सामग्री में समृद्ध वातावरण देकर, अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवाकर, स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर, अनुनासिक के जो आपके नियम हैं उनको बताकर। अब बात आती है कि अनुस्वार क्या होते हैं या अनुनासिक क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं पहले। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अनुनासिक, अनुनासिक का या नासिक का है तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ आपकी नाक यानी कि आपकी जो नासिका है इसकी भी सहायता लेनी पड़ती है, तो उन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है, तो इन्हें ही हम अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक। जैसे याद रखिएगा, हंसना क्या है, हंसना, आँख, हंसना, आँख हुआ आपका, ऊँट हुआ, ये क्या है, अनुनासिक हुए आपके। अब ये जो त्रुटियां हैं, इनकी त्रुटियों को अगर दूर करना है तो क्या करना चाहिए, इनकी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है केवल और केवल स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला यहाँ पर देख लीजिए, 1 मिनट आप दीजिएगा, अभी आपको चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, अब आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपसे कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं। नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे, नंदिनी की अशुद्धियों को काटकर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना, कभी नहीं। ठीक है, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियां करने पर उसके अंक कट जाएंगे, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता
शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। आप क्या करेंगे, आप एक जो बच्ची है वो गलतियां कर रही है तो आप क्या करेंगे, आपका फ़र्ज होगा कि आप जो है नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करें ताकि वह स्वयं उनमें सुधार कर ले, तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरीके से है आपसे, जो कि महत्वपूर्ण है कि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली या फिर कक्षा विनय प्रणाली। तो इनमें से कक्षा विनय प्रणाली जो है आपके व्याकरण शिक्षण के लिए ये उपयुक्त नहीं है, बाकी ये 3 उपयुक्त हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर देख सकते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ निरर्थक होती हैं, सार्थक होती हैं, मूर्त होती हैं, अमूर्त होती हैं। तो ये क्या होंगी, पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जो जुड़ी ध्वनियाँ हैं वो कैसी होंगी, निरर्थक होती हैं। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन। भाषा, जो बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइएगा। बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं, बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है, बच्चों की भाषा तार शैली में ही रहती है। कैसी रहती है, तार शैली में रहती है। बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक है। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें व्याकरणिक त्रुटियां आपकी होती हैं। अगला यहाँ पर देखिए कि बच्चे विद्यालय जो है आने से पहले, ध्यान से पढ़िएगा, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा नहीं जानते, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वर्णमाला जानते हैं, भाषा की सभी कौशलों में पारंगत होते हैं। तो बच्चे विद्यालय आने से पहले आपकी जो भाषा है उतना नहीं जानते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जानते हैं। आगे देख लीजिए यहाँ पर, आगे आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है पाठ्यपुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, आगमन निगमन प्रणाली। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है आगमन निगमन प्रणाली। ठीक, याद रखिएगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपसे है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी। बताइए क्या आपका बोलना कौशल में महत्वपूर्ण होगा। तो बोलना कौशल में महत्वपूर्ण होगा संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, दैट्स इट। ठीक है, अगला है आपसे क्वेश्चन कि किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे। ऑप्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं। आत्मकथा, एकांकी, जीवनी, यात्रा, वृत्तांत। क्वेश्चन क्या था आपसे, साहित्यिक विधा को, किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे। तो आप किस पर देंगे, एकांकी पर देंगे। ठीक है, बाकी किसी के लिए आवश्यकता नहीं है। अगला आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन है कि हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई। क्या, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना। आगे हम यहाँ पर बाकी के 2 ऑप्शन देख लेते हैं तो हमें समझ लगेगा। आगे आपसे जो ऑप्शन है वो है कि बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना। अगला है बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। तो आपसे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा का उद्देश्य क्या है, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे है कि रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, यह संभवतः डैश से ग्रस्त है। तो डिस्कैलकुलिया, ये ग्राफिया लिखा हुआ है, क्या लिखा है, डिसग्राफिया है। ये इस चीज को ध्यान से देखिएगा, डिसग्राफिया लिखा हुआ है। ठीक, अगला है आपका डिसलेक्सिया एंड डिफेजिया। तो इनमें से आपका कौन सा सही होगा। आपसे पूछा ये जा रहा है कि रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में तो ठीक है लेकिन पढ़ते समय बार बार अटकता है। तो ये संभवतः क्या है, डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स से संबंधित होता है। ठीक है, डिसग्राफिया समझ लीजिए, डिसग्राफिया होता है लेखन में कठिनाई। क्या होता है, लेखन में कठिनाई होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। या फिर लिखने में जो कठिनाई होती है उसको क्या कहते हैं, लिखने में कठिनाई को ही हम डिसग्राफिया कहते हैं। ठीक, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान से याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला है आपसे डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया जो होता है पढ़ने में, शब्दों और अक्षरों को समझने और पहचानने में अक्षमता होती है। किसमें, पढ़ने में। ध्यान से इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, पढ़ने में अक्षरों को और शब्दों को
और शब्दों को समझने और पहचानने में क्या होती है? पहचानने में अक्षमता। ठीक है, पहचानने में अक्षमता होती है। ठीक, अगला है आपका डिफेजिया, या फिर आप इसे अफेजिया भी कहते हैं। तो ये भाषा की समझ या संचार के साथ अक्षमता होती है। ठीक है, भाषा की समझ या संचार के साथ जो अक्षमता होती है वो आपकी डिस्फेजिया होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। अब आपको यहाँ पर आंसर मिल गया होगा। यहाँ पर अब आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे आसानी से बता सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है मौन पठन करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, भूल भूल कर पढ़ना, द्रुत गति से पठन करना। तो सस्वर पठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका क्या होगा? बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। ये इसीलिए होता है सस्वर पठन। अगला यहाँ पर देख लीजिए। अगला आपसे कुछ इस तरीके से है। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? आत्मकथा, संस्मरण, एकांकी, जीवनी। अब बात ये आती है कि ये सस्वर वाचन या सस्वर पठन क्या होता है। तो स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर वाचन कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। फिर होता है आपका मौन वाचन। तो लिखित सामग्री को बिना आवाज़ निकाले जो पढ़ना होता है वो आपका क्या होता है? मौन वाचन होता है। तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। अगर मैं सस्वर पठन की बात करूँ तो ये किस में आपका सर्वाधिक अपेक्षित है? ध्यान से देखिए, शायद मैं ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, तो ये आपका एकांकी में होगा यूजफुल। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला आपसे कुछ इस तरीके से है कि वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंखों से दूरी कितनी? लगभग 12 इंचेस होनी चाहिए। ठीक है, 12 इंच। अगला आपसे है कि मौन पठन के विषय में धारणा है। इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। पढ़ने की धीमी ध्वनि होंठों से निकलती है। इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो आप बताइए इनमें से मौन पठन के विषय में धारणा क्या है? तो इसमें जो धारणा है वो ये है कि एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। ठीक, बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तमाम देश भर में बात फैल गई। कौन सी? पता भी नहीं। ठीक है, शायद यही कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा। देश भर में बात फैल गई। अगला है पूरे देश भर में बात फैल गई। संपूर्ण देश भर में बात फैल गई। बताइए कौन सा आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे? कभी आप ये नहीं कहते होंगे तमाम देश भर में बात फैल गई, ये कभी नहीं कहते होंगे, है ना। आप ये कहते हैं देश भर में बात फैल गई, दैट्स इट। देश भर का मतलब है ऑलरेडी इसने पूरे को अपने आप ले लिया, पूरे को अपने आप ले लिया। अगर देश की बात कर रही है तो इसमें तो पूरा ही आएगा ना, है ना। तो पूरे देश की कहने की जरूरत नहीं, अगर कह देंगे देश भर में यानी कि पूरे देश में, दैट्स इट। संपूर्ण देश कहने का मतलब ही नहीं है कोई, है ना। अगला यहाँ पर देख लीजिए। अगला आपसे है कि मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। तो देखते हैं क्या उद्देश्य होगा मौन पठन का। यहाँ पर आप देखिए, एक सेकेंड, आपसे ऑप्शन है सतही ढंग से पाठ खत्म करना, गहन अर्थ ग्रहण करना, बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना, शांति के साथ पढ़ना। आप बताइए अगर आप मौन पठन करेंगे तो उद्देश्य क्या होगा? गहन अर्थ ग्रहण करना। आप जो लाइब्रेरी में करते हैं वो मौन पठन ही करते हैं, है ना, तो वहाँ पर गहन अर्थ ग्रहण करते हैं। निम्न में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है? सस्वर पठन, मौन पठन, अर्थ पठन, द्रुत पठन। इनमें से जो प्रकार नहीं, अर्थ पठन कोई प्रकार नहीं होता है आपका। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। हाँ, मूव करते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है पढ़ना क्या है? पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री का उच्चारण, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई, शब्दों को सही सही पहचानना। तो पढ़ना क्या है बताइए? पढ़ना है पढ़कर अर्थ समझना। क्या? अर्थ समझना, दैट्स इट। अगला देख लीजिए, मौन वाचन का प्रकार नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मौन वाचन का प्रकार नहीं है। संवेद वाचन, द्रुत वाचन, व्यक्तिक वाचन, अनुकरण। तो देखिए इसमें जो है ना प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। इसमें आपका जो है राजस्थान में जो टेट में आया था ये क्वेश्चन, इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, याद रखिएगा। ठीक, अगला यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्यालय द्वारा, ध्यान से देखिएगा, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों भेजे जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या ज्ञापन या आदेश कहलाता है। परिपत्र, विज्ञापन, अधिसूचना, आवेदन। अब बताइए, ये तो देखिए आपने बहुत सुना होगा, है ना। तो ये क्या कहलाता है? परिपत्र कहलाता है। क्या? परिपत्र कहलाता है। किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश परिपत्र कहलाता है। ठीक है, क्या? परिपत्र कहलाता है।
ठीक। अगला यहाँ पर देखिए, अगला है आपसे कि सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से वाचन करना। तो क्या होगा, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, इसीलिए सस्वर वाचन करवाया जाता है। क्या, सस्वर वाचन आपको करवाया जाता है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, और मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ से आपको पढ़ाई में हेल्प मिल रही होगी। और अगर आपको आपकी पढ़ाई में थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है नैंसर क्लासेस से, मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप वीडियो को बस लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।